साल 1941 की बात है। सोवियत रूस के टेरिटरी में एक नाजी जर्मनी का मिलिट्री व्हीकल घूम रहा था, जिसके लाउडस्पीकर से आवाज़ आ रही थी कि लेडी डेथ अगर हमारे साथ आ जाएं तो उन्हें सम्मान के साथ साथ चॉकलेट भी दी जाएंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में चॉकलेट एक रेयर कमोडिटी बन गई थी। इसके कुछ दिन बाद वही मिलिट्री व्हीकल फिर घूमता नजर आया। हालांकि इस बार लाउडस्पीकर से आ रही आवाज़ का लहजा अलग था। कहा गया कि लेडी डेथ अगर हमारे सामने नहीं आई तो उनके 309 टुकड़े किए जाएंगे। कौन थी लेडी डेथ और नाजी उनके 309 टुकड़े क्यों करना चाहते थे, और टुकड़े करना चाहते थे तो 309 ही क्यों? इन सवालों का जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज कहानी लेडी डेथ की। बंदूक के स्कोप पर बना क्रॉस का निशान, अंगूठा ट्रिगर पर और शरीर जमीन पर। घंटों एक ही पोज में लेटा शख्स इंतजार में, और सामने दीवार से हेलमेट का एक सिरा निकलता है और धाएं से चल जाती है गोली। युद्ध का ये बयान सुनकर आपको याद आता है एक नाम, स्नाइपर। ऐसे खास सैनिक जो दूर तक सटीक निशाना लगाने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि स्नाइपर का जिक्र आते ही हमारी कल्पना अक्सर एक पुरुष सैनिक की बनती है। मसलन तारीख में पहले हम आपको सिमोहायहा उर्फ वाइट डेथ की कहानी सुना चुके हैं, जिन्होंने 500 से ज़्यादा दुश्मनों को स्नाइपर के तौर पर मार गिराया था, या स्नाइपर थे वो, 500 से ज़्यादा दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया। हायहा की कहानी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहरहाल मुद्दा ये कि बंदूक पर सिर्फ मर्दों का तो कॉपीराइट नहीं है, ना ही बहादुरी पर है। एक नाम से शुरुआत हम कर सकते हैं, लुडमिला पावलचेंको। कौन थी ये? एक लाइन में कहें तो इतिहास की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर, जिसने 309 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया। दुश्मन भी ऐसे वैसे नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर सोवियत रूस की तरफ से लड़ने वाली लुडमिला ने 309 नाजियों को मार गिराया था। हालांकि इस कारनामे के बाद भी उनसे पूछा गया तो यही कि वो स्कर्ट के अंदर किस कपड़े की अंडरवियर पहनती है। लुडमिला पावलचेंको की कहानी शुरू होती है आज के यूक्रेन से। 1991 से पहले ये सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 14 साल की उम्र में लुडमिला यूक्रेन की राजधानी कीव में आकर रहने लगी। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं कि एक बार पड़ोस में लड़के ने एक बार कहा कि देखो मैं क्या सटीक निशाना लगाता हूँ। इस लड़के की शेखी वघारता देख लुडमिला ने फैसला किया कि वो भी हथियारों की ट्रेनिंग लेंगी, और उन्होंने एक शूटिंग सेंटर में दाखिला लिया। यहाँ कुछ ही दिनों में उन्होंने बंदूक चलाने में महारत हासिल की, और इसके नतीजे में लुडमिला का निशाना इतना अच्छा हुआ कि उन्हें कई सारे पदक और मेडल्स मिले। कुछ साल बाद लुडमिला ने एक लड़के से शादी भी की, एक उनका बेटा भी हुआ, लेकिन जल्द ही शादी उनकी टूट गई। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और साथ ही हथियारों की एक फैक्ट्री में भी काम करने लगी। ये बात है साल 1937 की। लुडमिला हिस्ट्री की पढ़ाई कर एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, लेकिन इसके 2 साल बाद ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। साल था 1941। जून के महीने में जर्मन फौज ने सोवियत संघ पर हमला किया। ऑपरेशन बारबरोसा के तहत 4 लाख जर्मन सैनिकों ने हमला किया, जो मानव इतिहास का सबसे बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशंस में से एक है आज भी। सोवियत फौज को वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ गई। तब लुडमिला ने यूनिवर्सिटी में रहते हुए सोवियत आर्मी द्वारा चलाए गए एक स्नाइपर स्कूल में ट्रेनिंग ली थी, इसलिए युद्ध की शुरुआत होते ही वो आर्मी में भर्ती लेने पहुंच गई। वहाँ उनसे कहा गया कि वो नर्स बन सकती हैं। ये सुनकर लुडमिला ने अपने सारे मेडल टेबल पर पटकते हुए कहा कि मैं युद्ध में जाऊंगी तो लड़ने के लिए जाऊंगी। इसके बावजूद युद्ध के दौरान लुडमिला को ट्रेंच खोदने की जिम्मेदारी मिली। सोवियत फौज में राइफल्स की कमी थी, इसलिए ट्रेंच खोदने वालों को अक्सर सिर्फ एक ग्रेनेड दिया जाता था। एक रोज ट्रेंच वॉर के दौरान लुडमिला के बगल में लड़ रहे एक सैनिक को गोली लगी और वो वहीं गिर गया। लुडमिला ने उसकी राइफल उठाई और फिर मोर्चा संभाला। उस रोज सोवियत सैन्य अधिकारियों ने पहली बार लुडमिला का निशाना देखा, और बंदूक चलाने में उनकी महारत देख उन्हें स्नाइपर की जिम्मेदारी अंततः दी। मोर्चे पर पहली बार लुडमिला ने 2 नाजी सैनिकों को निशाना बनाया, जो 400 मीटर की दूरी से उनका निशाना बने थे। ये शुरुआत थी। अपने अचूक निशाने के चलते लुडमिला जल्द ही एक लेजेंड बनी। सैकड़ों नाजी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें नाम मिला लेडी डेथ। उनके किस्से पूरे सोवियत संघ के साथ साथ जर्मनी में भी फैले। नाजियों के बीच लेडी डेथ का ऐसा कहर था कि पहले तो उन्होंने लुडमिला को अपने साथ आने का लालच दिया। जब इससे बात नहीं बनी तो उन्होंने धमकी दी कि लुडमिला को 309 टुकड़ों में काटा जाएगा। 309 क्यों? इसलिए क्योंकि लुडमिला ने 309 नाजियों को स्नाइपिंग से शिकार बनाया था। युद्ध के मोर्चे पर लुडमिला ने लगभग 1.5 साल लड़ाई की। किस्सा है कि एक बार नाजियों की एक टुकड़ी खास उन्हें पकड़ने के लिए भेजी गई
लुडमिला को चकमा देने के लिए एक लकड़ी पर हेलमेट चढ़ाकर उसे झाड़ियों के पीछे लगाया गया ताकि लुडमिला निशाना लगाएं और उनकी पोजीशन एक्सपोज हो। लुडमिला इस चाल को पहचान गई और धीरे धीरे सरकते हुए उन्होंने एक कांटों भरी झाड़ी में खुद को छिपाया। झाड़ी में बड़े बड़े कांटे थे जो उनके हाथ, पांव और बाकी शरीर से खून निकाल रहे थे। इसके बावजूद वो अपनी पोजीशन में बनी रही और नाज़ी उन्हें पकड़ने में असफल रहे। इस घटना के बाद लुडमिला को पकड़ने की और कोशिशें भी हुई। जैसा हमने पहले बताया, लुडमिला अब तक के लेजेंड बनी गई थी, लेकिन सोवियत संघ के हाईकमान जोसेफ स्टालिन ने उन्हें युद्ध के मैदान से पीछे हटाया। उन्हें नए स्नाइपर्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद साथ ही उनका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा के लिए भी हुआ। अब प्रोपेगेंडा आज एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में भी किया है रूलर्स ने। प्रोपेगेंडा का मतलब हुआ प्रचार। साल 1943 में जर्मनी युद्ध में पिछड़ने लगा था और स्टालिन इसलिए चाहते थे कि नाज़ियों से लड़ने के लिए किसी तरह 2 मोर्चे खोल दिए जाएं। इस काम के लिए उन्हें अमेरिकियों की मदद की ज़रूरत थी, लिहाजा अमेरिकियों को मनाने के लिए 2 सोवियत सैन्य अधिकारियों को यूएस भेजने का फैसला किया गया और इसमें से एक लुडमिला पावेलचेंको भी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने व्हाइट हाउस में लुडमिला से मुलाकात की और यहीं लुडमिला की मुलाकात फर्स्ट लेडी एलेनोर रूजवेल्ट से भी हुई। पहली मुलाकात में दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर पूरे अमेरिका का दौरा किया, जहां लुडमिला ने सोवियत संघ के लिए समर्थन जुटाया और लोगों से युद्ध में मदद देने की अपील भी की। अपनी आत्मकथा में लुडमिला बताती हैं कि अमेरिका में उन्हें प्रेस से कई अटपटे सवालों का सामना करना पड़ा। मसलन एक तरफ लुडमिला कह रही थी कि नाज़ी जिंदा रहे तो हर बच्चे बूढ़े को मार देंगे, दूसरी तरफ यूएस प्रेस उनसे सवाल पूछ रही थी कि क्या युद्ध के मैदान पर वो मेकअप करके जाती हैं। लुडमिला ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेकअप के लिए मनाही नहीं है, लेकिन युद्ध के मैदान पर आप अपनी चमकती नाक पर ध्यान नहीं दे पाते। एक जगह उनसे उनकी स्कर्ट की लंबाई पर सवाल पूछा गया। टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में वो कहती हैं कि अमेरिकियों के लिए ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक महिला फौजी क्या अपनी स्कर्ट के नीचे सिल्क के अंडरवेयर पहनती है। अमेरिका का दौरा पूरा कर लुडमिला ने ब्रिटेन का दौरा किया और यहाँ भी उन्होंने ब्रिटिश फौज से सोवियत रेड आर्मी की मदद की अपील की। ब्रिटिश और अमेरिकी फौज के साथ मिलकर सोवियत रेड आर्मी जर्मनी को हराने में अंततः सफल भी रही और 1945 में युद्ध खत्म हुआ। साल 1945 में युद्ध के खात्मे के बाद पावेलचेंको का क्या हुआ? युद्ध के बाद लुडमिला ने एक बार फिर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और इतिहास में डिग्री पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक इतिहासकार के तौर पर करियर बनाया और सोवियत नौसेना का इतिहास सहेजने का भी काम किया। ऑर्डर ऑफ लेनिन और हीरो ऑफ सोवियत यूनियन से सम्मानित लेडी डेथ ने 58 साल की जिंदगी जी और साल 1974 में एक स्ट्रोक के चलते उनकी मृत्यु हुई। इतिहास के सबसे मारक महिला स्नाइपर के बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लेडी डेथ नाम की किताब पढ़ सकते हैं। वहीं उनकी कहानी पर साल 2015 में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था बैटल फॉर सेवास्तोपोल। चाहें तो इसको आप देख भी सकते हैं। इसी नोट पर तारीख का ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, जिसे कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लर्निंग टॉप।